हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो लास्ट क्लास में अपन ने खत्म किया था एनर्जी मेथड ऑफ एसएचएम। तो इस क्लास में अपन खत्म करेंगे, या तो इस क्लास में अपन कोशिश करेंगे खत्म करने की एंगुलर एसएचएम। अभी तक आपने जो भी एसएचएम पढ़ा था वो लीनियर एसएचएम पढ़ा है, ऐसा 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 ऐसा। अभी तक जो भी एसएचएम आपने पढ़ा है वो लीनियर एसएचएम। अब जो अपन एसएचएम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंगुलर एसएचएम, जो है एंगुलर एसएचएम। देखो क्या होगा। जैसे ही आपने बोला एंगुलर एसएचएम, तो जैसे आप फोर्स में करते थे F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो जब भी आप एंगल की बात करते हो तो वहां पे आता है टाउ इक्वल टू माइनस के थीटा। टाउ इक्वल टू माइनस के थीटा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे बोलते हो मास इनटू डी टू ए बाई डी एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर के एक्स, वैसे ही आप यहाँ पे बोलते हो आई इज इक्वल टू डी टू, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस के थीटा, एंगुलर एस एच एम। जैसे ही आप बोलते हो इधर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, वैसे ही आप बोलते हो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई आई इंटू थीटा। जैसे यहाँ पे लीनियर एसएचएम में ओमेगा होता है रूट के बाय एम, यहाँ पे ओमेगा होता है रूट के बाय आई। लीनियर एसएचएम में होता है रूट के बाय एम, यहाँ पे होता है रूट के बाय आई। जैसे आप एक चीज पॉइंट समझिएगा कि आप समझेंगे तो यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है पोजीशन। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, ओमेगा डैश, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा रूट थीटा नॉट का होल स्क्वायर माइनस थीटा। क्या ओमेगा ओमेगा को हम कैंसिल कर देंगे क्या यहाँ पे, बताओ। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो है थीटा, ये एंगल ऑफ फेज है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ फेज, कि वो फेज में कौन सा है, क्या है। ये थीटा और ये ओमेगा अलग है। जैसे कि एक रॉड है, वो ऐसे ऐसे घूम रही है इस पॉइंट के अबाउट, मतलब आप बोल सकते हो ये रॉड ऐसे 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 घूम रही है, ये रॉड ऐसे 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 घूम रही है, ये देखो ऐसे। तो एक मेन पोजीशन के अराउंड वो कितना एंगल बना रही है, ये है थीटा नॉट। इसको बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये थीटा और वो थीटा अलग है। जैसे एट रैंडम वो किसी भी एंगल पे है तो वो थीटा है, मतलब वो मीन पोजीशन से कितना एंगल पे है एट एनी इंस्टेंट, थीटा वो है। और यहाँ पे वो इंस्टेंट पे जो एंगल ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा डैश बोल दो, इसको हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, इसको हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड। तो ये ओमेगा और ये ओमेगा सेम नहीं है, ये बेसिकली एंगुलर स्पीड का है, और वो फेजर का ओमेगा 2 पाई बाय। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना। जैसे अपन यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी जाती है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम तो ये ओमेगा डैश होता है, और ओमेगा डैश इज ऑल्सो एंगुलर स्पीड। तो थीटा नॉट ओमेगा
कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। ऐसे ही सॉल्व होता है, बस वहां पे लीनियर डिस्टेंस से हम बात करते हैं, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल से बात करते हैं। टक 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 टक, सॉल्व वैसा का वैसा ही होगा, सॉल्व में कोई डिफरेंस नहीं है, सॉल्व करने में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया? क्योंकि इसमें सॉल्व करने में क्या बुराई है, पर ये बहुत स्मॉल एंगल के लिए ही एसएचएम बोला जाता है, समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ तक आप आई होप सब समझ गए होंगे। तो इसका एक क्वेश्चन भी देके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक रॉड है, एक रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, और वो उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 4 डिग्री, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो है 4 डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 4 डिग्री एट, यहाँ पे है, एट टी इक्वल टू 0 वो यहाँ पे है 2 डिग्री, और वो इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा बताना जरा, इसका इक्वेशन क्या होगा बताना। आपको इसको लीनियर एसएचएम की तरह ही ट्रीट करना है एज इट इज। जैसे इसका एम्पलीट्यूड मान लो ये है 0, इसका मैक्सिमम एंगल कितना है, एम्पलीट्यूड 4 डिग्री, इसका -4 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको फेजर की तरह ही सॉल्व करो। जैसे ये पार्टिकल यहाँ से गया, यहाँ से आया, फिर यहाँ था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे है -2 डिग्री पे, और ये पार्टिकल इधर जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फेजर की तरह देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ऐसे, ऐसे। तो यहाँ पे है वो कहीं 2 डिग्री पे, और यहाँ पे है 4 डिग्री। ठीक है, ये 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आप सिंपल ये एंगल कितना बोलोगे, पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि ये तो 30 डिग्री है ना, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाय 6। ये तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाय 6। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 4 डिग्री साइन ओमेगा टी प्लस 7 पाई बाय 6। आपको इसको लीनियर के जैसा ही करना है, जहां पे आप डिस्टेंस या पोजीशन लेते थे मीन पोजीशन से, वहां पे आपको बस अब एंगल लेना है और कुछ भी नहीं। तो इसको आपने लीनियर की तरह ही देखा और ट्रीट भी किया। तो अब मैं नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें, पेंडुलम। पेंडुलम, पेंडुलम का कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं, कैसे हम समझते हैं, क्योंकि वो रोटेशन होता है, वहां पे एंगुलर एसएचएम देखा जाता है। ठीक है, किस तरह से हमें उसको ऑब्जर्व करना है और किस तरह से हमें उसको लेके चलना है। ठीक है, देखो, ये यहाँ पे हिंज है, और ये पेंडुलम ऐसा, मास है, थीटा, लेंथ है, और यहाँ पे ये है हिंज, यहाँ पे ये है हिंज। ठीक है, थीटा, मास एम, लेंथ एल, और यहाँ पे ये है हिंज। तो देखो, थीटा आपने इधर मूव करवाया, थीटा इधर लेके गया ऐसा, थीटा इधर, इसका रोटेशन का सेंस कैसा है, ऐसा, ऐसा ले गए, और टॉर्क इसको किधर लग रहा है, mg। अगर आप देखोगे तो टॉर्क का डायरेक्शन ऐसा है, विच इज अपोजिट टू द एंगल ऑफ थीटा, या सो सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ थीटा। थीटा है आपका अंदर, टॉर्क है आपका बाहर, करेक्ट। थीटा है आपका अंदर, टॉर्क है बाहर। तो आप सीधा लिखोगे टॉर्क अबाउट हिंज इज माइनस mgl साइन थीटा।
टॉर्क अबाउट हिंज इज माइनस एम जी एल साइन थीटा, करेक्ट। और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो आप सीधा लिख सकते हो टॉर्क अबाउट हिंज इज अप्रोक्सीमेटली माइनस एम जी एल थीटा एंड विच इज इक्वल टू के, विच इज इक्वल टू के, ठीक है। तो आपका जो टाइम पीरियड आपने एंगुलर एसएचएम में देखा था वो क्या था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट, देख लो टाइम पीरियड क्या देखा था, 2 पाई रूट आई बाई के, यही देखा था। तो आई क्या है इस बॉब का, इस हिंज के अबाउट एम एल स्क्वायर, और के क्या है एम जी एल, एम जी एल, एम जी एल। आई क्या है एम एल स्क्वायर, के क्या है एम जी एल, एम एम कैंसल, एल एल कैंसल। तो टाइम पीरियड क्या आया 2 पाई रूट एल बाय जी, ये आया आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये आया आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। यहाँ पे देखिए जरा कैसे सॉल्व किया गया है ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। एंगुलर एसएचएम को अगर देखें तो अगर अपन पेंडुलम की ही बात करें तो एक और क्वेश्चन देख लो इसका, ठीक है। यहाँ पे इसका पेंडुलम है ऐसा, मास एम ए दैट इज 4 डिग्री, करेक्ट। और ये यहाँ से रोटेट हो रहा है ऐसा, यहाँ पे इसको रिलीज किया गया, रिलीज, ठीक है। और ये यहाँ पे 2 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे रिलीज किया गया और यहाँ वो पहुंचा है, यहाँ वो पहुंचा है। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम टेकन by Bob from A to B. The time period is T. टाइम पीरियड इज T। बताओ कैसे होगा, देखो अभी बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में फर्स्ट फेज वापस यहाँ, ठीक है। ये 4 डिग्री का उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये -4 डिग्री का, तो यहाँ पे है वो, तो ये एंगल कितना है, अगर ये 2 डिग्री है और ये 4 डिग्री है तो ये π/3 है 60 डिग्री। यहाँ तक आप समझे। तो ये एंगल कितना घुमा वो, पाई माइनस π/3। तो आप सीधा बोल सकते ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 π/3। तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 π/3। तो टी इज इक्वल टू T/3। क्या आपने इस टाइप के पहले सवाल, इसमें क्या था नया, सबको समझ में आया। तो इसके बाद अपन देखेंगे सेकेंड्स पेंडुलम। क्या देखेंगे, सेकेंड्स पेंडुलम, पेंडुलम, ठीक है। तो सेकेंड्स पेंडुलम का जो सबसे पहला सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है कि इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है। व्हाट डज इट सिग्निफाई, मतलब बात समझना आपने कि हाउ डज इट वर्क। जो अपने घड़ी में पेंडुलम होता है वो सेकेंड्स पेंडुलम नहीं होता। जैसे कि
टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन ने क्या निकाला, 2 पाई रूट एल बाई जी। 2 पाई रूट एल बाई जी, ये अपना टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखोगे, इसको 2 रखोगे, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का होल स्क्वायर L/G। तो 2 और 2 कैंसल, पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, तो L इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर। मतलब आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो सेकंड्स पेंडुलम का जो पेंडुलम होता है वो लगभग 1 मीटर का होता है। मतलब ये जो पेंडुलम है, मान लो ये जो लेंथ है ये लगभग 1 मीटर की है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 1 मीटर की लेंथ है। फिर क्या दिक्कत है, तो ये दिक्कत है, ये पेंडुलम है, ये 2 सेकंड का इसका टाइम पीरियड। तो ये देखना मोशन कैसा करेगा, यहां से यहां जाएगा और वापस आएगा 1 सेकंड में, और फिर ऐसा जाएगा और वापस आएगा 1 सेकंड में। मतलब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, जब एक बार ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो कांटा 1 सेकंड इधर होगा, फिर वापस करेगा तो कांटा 1 सेकंड इधर होगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना हो रहा होगा घड़ी में, 2 सेकंड। एक कंप्लीट साइकिल में घड़ी में टाइम पीरियड कितना हो रहा होगा, 2 सेकंड। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पेंडुलम जितनी बार मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा घड़ी 1 सेकंड आगे जाएगी। ये पेंडुलम मीन पोजीशन को जितनी बार क्रॉस करेगा घड़ी आगे जाएगी। यहाँ बोल सकते कि नहीं बोल सकते, देखो। तो फिर हमने एक चीज देखा कि जिस घड़ी का टाइम पीरियड, मुझे पॉइंट समझाना, जिस घड़ी का टाइम पीरियड 2.5 सेकंड है वो स्लो है या फास्ट है, बताओ। जिस घड़ी का टाइम पीरियड 2.5 सेकंड है वो स्लो है या फास्ट है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर अपन ऑब्जर्व करें, अगर अपन काटा ले सेकंड का, ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन ऑब्जर्व करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अभी काटा फिलहाल यहाँ पे है। जैसे ही पेंडुलम तो यहाँ छोड़ा, वो यहाँ गया और वापस यहाँ आया, तो घड़ी 2 सेकंड आगे गई क्योंकि वो मीन पोजीशन को 2 बार क्रॉस की, 2 सेकंड आगे। ठीक है, घड़ी को कोई लेना देना नहीं है पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, उसका मैकेनिज्म ही इस तरह सेट है, पेंडुलम जितनी बार मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा उतनी बार वो 1 सेकंड आगे बढ़ाएगी। करेक्ट। मतलब इसका टाइम पीरियड कितना था, 2.5 सेकंड। मतलब ये यहां से यहां कितने टाइम में चक्कर लगा रही थी, 2.5 सेकंड में। पर घड़ी कितना शो कर रही थी, वॉच सिर्फ 2 सेकंड शो कर रही थी। वॉच सिर्फ 2 सेकंड शो कर रही थी। तो इसमें हमें क्या चीज समझ में आई कि घड़ी एक्चुअली 2.5 सेकंड, घड़ी तो 2 सेकंड ही शो कर रहे थे पर रियल टाइम कितना हो रहा है, 2.5 सेकंड। मतलब हम ये समझ सकते कि हर 2.5 सेकंड में घड़ी आधा सेकंड पीछे हो रही है। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि 5 सेकंड में घड़ी 1 सेकंड पीछे हो रही है, 10 सेकंड में घड़ी 2 सेकंड पीछे हो रही है, और 60 सेकंड में घड़ी 12 सेकंड पीछे हो रही है। मतलब जब एक्चुअल टाइम 1 मिनट हो रहा होगा तो घड़ी 48 सेकंड ही शो कर रही होगी। ऐसा होता है ये मेजरमेंट। तो यहाँ पे घड़ी स्लो हो रही है, क्यों, क्योंकि इसका एक्चुअल टाइम पीरियड घट गया। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो घड़ी करेक्ट टाइम पे चल रही है। अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड
2 सेकंड से बढ़ता है तो घड़ी स्लो होती है, और पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड से घटता है तो घड़ी फास्ट होती है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। फिर आगे जैसे देखा जाता है कि हम ये भी बोल सकते हैं, जब भी पेंडुलम जब भी पेंडुलम मेन पोजीशन से पास होता है, मेन पोजीशन से पास होता है, घड़ी 1 सेकंड आगे बढ़ती है। घड़ी 1 सेकंड आगे बढ़ती है। घड़ी 1 सेकंड आगे बढ़ती है। तो देखो, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते कौन सा बच्चा इसको अटेम्प्ट कर पाता है। एक लिफ्ट है, उसमें पेंडुलम है, ठीक है, लटका हुआ। ये A0 है, इससे ऊपर जा रही है, और दिस इज पेंडुलम क्लॉक। मुझे ये बताइए कि घड़ी फर्स्ट तेज हो रही है, फास्ट हो रही है, फास्ट बोल रहा, स्लो हो रही है, या नो चेंज? या नो चेंज, बताइए। देखो, तो इस पे लिफ्ट के रिस्पेक्ट में A0 नीचे लगेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका G इफेक्टिव G प्लस A0 है नीचे। तो यहां से अगर अपन ऑब्जर्व करें तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/G इफेक्टिव। तो अगर G बढ़ता है तो टाइम पीरियड घटेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर है। तो टाइम पीरियड घटेगा मतलब वो 2 सेकंड से उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अगर 2 सेकंड से जब भी उसका टाइम पीरियड कम हुआ, 2 सेकंड से जब भी उसका टाइम पीरियड कम हुआ, तो घड़ी फास्ट हो जाती है। तो घड़ी फास्ट हो जाती है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो घड़ी फास्ट हो जाती है। जैसे कि अगर इधर देखा जाए, जैसे ये चार्ज Q है, ये मास M है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E देखा हुआ है मैंने, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड E छोड़ दिया मैंने। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, बताइए, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो इसका टाइम पीरियड कैसे होगा, देखना। जब भी चार्ज Q प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी चार्ज Q प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसपे जो फोर्स लगता है वो QE लगता है इधर, QE। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखेंगे। जब भी चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसपे जो फोर्स लगता है वो QE लगता है, और इस पे जो नीचे फोर्स लगेगा वो mg लगेगा। तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, F नेट, QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलरेशन G इफेक्टिव कितना आ जाएगा, QE बाय m प्लस G स्क्वायर, करेक्ट। तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π√L QE बाय m प्लस G स्क्वायर। ये है, दिस इज हाउ वी फाइंड टाइम पीरियड। आप किसी भी फोर्स का जी मतलब किसी भी वक्त बॉब पे नेट फोर्स निकालिए, उससे आपको नेट एक्सेलरेशन पता चलेगा, उससे आपको जी इफेक्टिव का भी अंदाजा लग जाएगा। और जैसे ही आपको जी इफेक्टिव का अंदाजा लगा, वैसे ही आप टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन केस देखेंगे, तो यहाँ पे टाइम पीरियड घटता है, क्यों? क्योंकि जी इफेक्टिव
बढ़ रहा है, तो यहाँ पे घड़ी जो होगी वो फास्ट हो जाएगी। टाइम पीरियड घटता है तो घड़ी फास्ट हो जाती है। तो यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करो जरा सब जन। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? A simple pendulum of length 40 centimeter oscillates with angular amplitude of 0.04 रेडियन। मतलब लेंथ तो है इसका 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर और एंगुलर एम्पलीट्यूड है 0.04 रेडियन। फर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना है आपको। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम मतलब फर्स्ट है टाइम पीरियड मतलब 2π√L/g। तो ये कितना हो जाएगा? 2π√L कितना है? 0.4/10 0.04। तो हो जाएगा 2π × 0.2 2π × 0.2। तो जिससे अपने को क्या समझ में आएगा कि इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली, आप कैलकुलेट करके देख लेना रेडियंस कैलकुलेटर से, ठीक है। मतलब इसको आप बोल सकते हैं, मैं खुद ही निकाल के दिखा देता। देखो 6.28 इंटू अगर 2 करा जाए तो कितना आएगा? 61512। तो आप सीधा बोल सकते हैं इसको 1.26 सेकेंड्स। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज 1.26 सेकेंड्स, क्योंकि 0.2 से मल्टीप्लाइड है। अब सेकेंड पार्ट क्या आता है? जैसे ही बॉब घूम रहा है, यहाँ से यहाँ ऐसा बॉब घूम रहा है, ये इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड है 0.04 रेडियन, करेक्ट। ये बी पार्ट को देखेंगे तो बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है? लीनियर एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब। तो लीनियर एम्पलीट्यूड कितना होगा? एल थीटा। अरे जब ये लेंथ निकालना है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है? आर थीटा। आर कितना है? 40 सेंटीमीटर इंटू 0.04। 4 इंटू 0.4 मतलब 1.6 सेंटीमीटर है लीनियर एम्पलीट्यूड। आपको सिर्फ आर्क लेंथ ही तो निकालना है और कुछ भी नहीं। थर्ड आता है स्पीड ऑफ द बॉब व्हेन इट मेक्स 0.02 रेडियन विद द वर्टिकल। मतलब हाफ पोजीशन पे है, मतलब हाफ पोजीशन पे है कि नहीं? तो हाफ पोजीशन पे उसकी स्पीड कितनी है? मैं ऐसे नहीं निकालता। अच्छा, मैं कैसे निकालता हूँ? देखो मैं बताता हूँ आपको हाफ पोजीशन पे इसकी स्पीड कितनी है। मैं आपको फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा सकता, मैं आपको टाइम पास करके नहीं बोलूंगा, पर मैं आपको ओरली भी निकाल के दिखा सकता। देखो मैं कैसे निकालता, ठीक है। मैं एक तो पहले सर्कल बनाता, मैं एक तो पहले सर्कल, मतलब ये अपना वो है। अब ये अपना हाफ है, ये अपना हाफ है, ठीक है। हाफ पे है। अब ये गुजर रहा है, ये a/2 है, तो ये 60 डिग्री है। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? स्पीड मैक्सिमम होगी ओमेगा ए। ओमेगा, ये ओमेगा नहीं है। ओमेगा अपने को क्या निकालना पड़ेगा? ओमेगा इक्वल टू √g/L। ओमेगा इक्वल टू √g/L। तो ये हो जाएगा 10/0.4। तो ये हो जाएगा 100।
100 10/2 5 रेडियन पर सेकेंड। 5 इंटू एम्पलीट्यूड कितना है इसका 1.6 सेंटीमीटर। 1.6 सेंटीमीटर मतलब आप सीधा बोल सकते हो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है इसका मैक्सिमम स्पीड। तो आप सीधा इसको ये भी बोल सकते हो मैक्सिमम स्पीड ये है, ये 60 है, तो इसका ओमेगा ए इधर होगा। तो आप देख सकते हो ये 30 तो ये 60 और ये 30, तो इसका स्पीड कितना होगा एट हियर ओमेगा ए कॉस 30। तो ये हो जाएगा 8 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 4√3 इज इक्वल टू 4 इंटू 1.732। देखो इसको मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, इसको करोगे तो 8 2 1 कैरी 4 इंटू 7 9 9 और 2 6.928 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आता है इसका फोर्थ पॉइंट जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन बॉब इज इन मोमेंटरीली रेस्ट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जब बॉब मोमेंटरीली रेस्ट पे है तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एंगुलर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। एंगुलर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। तो आप सीधा ये बता सकते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन उसने पूछा है तो आप सीधा बोल सकते हो ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट। थीटा नॉट मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो ओमेगा स्क्वायर कितना है 25 इंटू 0.04 रेडियन। तो ये कितना हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो एक बार आप कॉपी भी कर लीजिएगा। तो इस पे एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सबसे, देखते कौन कौन कर पाता है। ठीक है, एग्जाम्पल एक तो सेकेंड्स पेंडुलम। क्या है सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम बोलते से ही समझ जाना टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स मतलब एक ऑसिलेशन में घड़ी 2 सेकंड आगे बढ़ रही है। ये चीज में मेरे माइंड में फिट है। फिर उसने बोला सेकेंड पेंडुलम है, तो अब जब न्यू टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया पेंडुलम का तो वो 2.5 सेकेंड आया। न्यू टाइम पीरियड हमने पेंडुलम का कैलकुलेट किया तो वो 2.5 सेकेंड आया। तो घड़ी फास्ट होगी या स्लो होगी? तो घड़ी तो स्लो होगी, ये तो सबने डिसाइड कर लिया, अभी मैंने बताया था। तो मुझे बताओ 5 घंटे में 5 आवर्स में कितनी पीछे होगी? ऑप्शन भी देता हूं मैं। ऑप्शन फर्स्ट 1.25 आवर्स, बी 1 आवर, सी 0.75 आवर और डी 1.5 आवर्स। बताओ कितनी पीछे होगी घड़ी 5 घंटे में? वापस आया, घड़ी ने वापस एक और बार पेंडुलम को शो किया, वापस एक बार और 1 सेकंड शो किया। मतलब जब रियल टाइम 2.5 सेकेंड्स हो रहा था तब घड़ी 2 सेकेंड्स ही दिखा रही थी। मतलब हम ये बोल सकते 2.5 सेकेंड्स में 0.5 सेकेंड ही पीछे हुई। 2.5 सेकेंड में घड़ी 0.5 सेकेंड ही पीछे हुई। तो 5 सेकेंड में कितनी
5 सेकंड में कितनी? 1 सेकंड, करेक्ट। 5 सेकंड में 1 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना? ये 12 सेकंड, ठीक है। तो 60 सेकंड में 12 सेकंड, अपने को 5 घंटे पूछा है, तो ये 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। तो 60 इंटू 60 इंटू 10, 5 इतने सेकंड, क्योंकि ये 60 मिनट इंटू 5, तो 12 इंटू 60 इंटू 5 सेकंड। इतने सेकंड घड़ी पीछे होगी, तो घंटे कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 60 इंटू 5 अपॉन 60 इंटू 60, तो 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो घड़ी 5 घंटे में 1 घंटा पीछे हो जाएगी। पता है, जब रियल टाइम में 5 घंटे हो रहे होंगे तो घड़ी सिर्फ 4 घंटे ही शो कर रही होगी। तो ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि एक दिन में घड़ी कितना टाइम पीछे हो गई। मतलब आप ये सीधा बोल सकते कि 20 घंटे में तो ये 4 घंटे पीछे हुई, मतलब जब 20 घंटे हो रहे थे तो 16 ही घंटे हुए। फिर जब 4 घंटे की बात हो रही होगी तब ये 48 मिनट्स, मतलब आप सीधा बोल सकते हो 4 5 में डिवाइड करूंगा 60 को तो 12, हाँ, तो 4 घंटे 48 मिनट्स, ये 24 घंटे में पीछे होगी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टाइम पीरियड, और कितना पीछे होना कितना आगे होना घड़ी ने, ये सब हम कैलकुलेट इस तरह करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, एक और पूछ लेता, बताओ। इसी का बी पार्ट देखो। बी पार्ट, जब टाइम पीरियड न्यू 1.5 सेकेंड है, तो बताओ, मुझे बताओ, घड़ी कितनी फास्ट कितनी फास्ट, इसका पूछ सकते हैं अपन, घड़ी कितनी आगे आगे होगी 10 घंटों में, 10 आवर्स में, बताओ। इसको सॉल्व करने का तरीका है, मैं तो ऐसे करता हूँ, जब एक्चुअल में 1.5 सेकेंड्स हो रहे थे तो वॉच 2 सेकेंड्स शो कर रही थी, ठीक है। ऐसा, जब 1.5 सेकेंड्स रियली में हो रहे हैं तो वॉच 2 सेकेंड शो कर रही थी। तो अगर अपन ने इसको इनटू 20 किया तो 20 नहीं, सॉरी, अगर अपन ने इसको, जब एक्चुअल में 1 सेकेंड हो रहा था तब वॉच कितना शो कर रही थी? 4/3 सेकेंड्स, डिवाइड कर दिया मैंने 1.5 से, हाँ, तो 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट इंटू 10, जब 10 घंटे हो रहे थे तो 4/3 इंटू 10 इंटू 60 तो ये 20 हो गया, ठीक है। जब 10 घंटे हो रहे थे तो इसको अगर 60 और 60 से डिवाइड कर दिया जाए तो देखेंगे, ये 60 खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये 3 तो ये हो जाएगा 40/3 आवर्स। तो जब 10 घंटों में, ये 10 घंटे में, जब रियल में 10 घंटे हो रहे थे तो घड़ी शो कर रही थी 40/3 आवर्स। तो हम सीधा बोल सकते 40/3 माइनस 10 इज इक्वल टू 13/3 आवर्स आगे आ गई थी घड़ी, आगे बढ़
गई थी। घड़ी 13/3 आवर्स आगे बढ़ गई थी। यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल नहीं है, एक कंसेप्ट है। एक्चुअली जब भी टाइम पीरियड निकाला जाता है तो एक एक्चुअल टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, पर जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे उसका टाइम पीरियड भी चेंज होता है, थीटा नॉट। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है उसका टाइम पीरियड भी चेंज होता है। तो हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। t इज इक्वल टू टी नॉट 1 प्लस 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2 प्लस 1/2 की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा नॉट बाय 4 थीटा नॉट बाय 2 प्लस ये सीरीज को आगे बढ़ाओ। यह आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन द सिलेबस, पर एक्चुअल फॉर्मूला टाइम पीरियड निकालने का यही है। एक्चुअल फॉर्मूला टाइम पीरियड निकालने का यही है। यह आपके सिलेबस में नहीं है, बट रियल एक्चुअल फॉर्मूला टाइम पीरियड निकालने का यही है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना भी। अच्छा क्वेश्चन है। ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। तो यहां से सेंटर से एक ऐसा लंबा पेंडुलम जिसका एल लार्ज है, मतलब एल लार्ज है, एल इज लार्ज, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द टाइम पीरियड इफ L is large and theta is small. L is large and theta is small. Find out the time period of this when L is large and theta is small. तो इसको सवाल को अटेम्प्ट कैसे करते ये समझिए कि मान लेते पेंडुलम यहाँ तक घुमा, मान लेते पेंडुलम यहाँ तक घुमा, ठीक है, घुमा यहाँ तक पेंडुलम, थीटा एंगल पे घुमा, थीटा इज स्मॉल, ये तो बहुत बड़ा हो गया थीटा। तो यहाँ पे थीटा अगर हमने घुमाया तो मुझे एक चीज मालूम है, इसको यहाँ पे फोर्स लगा mg, क्योंकि वो तो अर्थ के सेंटर पे ही लगेगा, अर्थ के सेंटर पे ही लगेगा। और यहाँ पे ये एंगल को अपन मान लेते अल्फा, ये एंगल को अपन मान लेते अल्फा, ये एंगल को अपन ने मान लिया अल्फा, ये है mg, ये है थीटा। तो अपन इसको सॉल्व करने का तरीका भी देख लेते, ये है l। तो अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं, यहां से अगर मैं इसको राइट एंगल मान लूं, ठीक है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। तो इसका जो टॉर्क है ये कितना एंगल है, जैसे इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इस पर टॉर्क कितना लग रहा है, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल अल्फा प्लस थीटा, एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस थीटा। तो आप सीधा बोल सकते हो, घुमा आपने इसको इस सेंस में रहा रहे, टॉर्क इसको इस सेंस में लग रहा है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि टाउ इज इक्वल टू माइनस mgl साइन थीटा प्लस अल्फा। और थीटा प्लस अल्फा इज स्मॉल, थीटा अल्फा इज स्मॉल।
तो आप सीधा टाउ को ये भी बोल सकते हो माइनस एम जी एल थीटा प्लस अल्फा। तो जैसे ही आपने इसमें से थीटा कॉमन निकाला, माइनस एम जी एल 1 प्लस अल्फा बाय थीटा, 1 प्लस अल्फा बाय थीटा, ठीक है। और जैसे ही अगर आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो अल्फा को आप क्या बोल सकते, ध्यान से देखना, अल्फा को आप बोल सकते ये बहुत छोटा है। तो मान लेता मैं ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ तो अल्फा को मैं सीधा बोल सकता, अगर इसको मैं बोल दूँ पी, देखना माइनस एम जी एल थीटा 1 प्लस पी बाय एल, पी बाय आर, सॉरी 1 प्लस पी बाय आर। देखो ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को मैंने आर मान लिया, ओके, हाइपोटेनस को मैंने आर मान लिया। ये इतने छोटे हैं कि वी कैन टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और थीटा को मैंने क्या माना, पी बाय एल, थीटा को मैंने माना पी बाय एल। तो यहाँ पे पी और पी कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या बचेगा, माइनस एम जी एल थीटा 1 प्लस एल बाय आर, 1 प्लस एल बाय आर, और ये टाउ है, ठीक है। ये थीटा को अगर यहाँ से देखा जाए तो ये थीटा यहाँ हो जाएगा, और टाउ को अपन ने सीधा बोला था माइनस के थीटा, टाउ को अपन ने सीधा बोला था माइनस के थीटा। और टाइम पीरियड अपन ने निकाला था एंगुलर एसएचएम में देखा जाए तो 2 पाई रूट m/k, मतलब I/k निकाला था। तो इस बॉब का इस पॉइंट के अबाउट कितना है, 2 पाई रूट m l² अपॉन mgl 1 प्लस एल बाय आर, 1 प्लस एल बाय आर, क्योंकि ये पूरा लेना पड़ेगा ना यहाँ से यहाँ तक, m कैंसल, l कैंसल। तो आप सीधा ये बोल सकते हो, ध्यान से देखोगे तो l, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ आगे भी, 2 पाई रूट l अपॉन जी 1 प्लस एल बाय आर, और इसको अगर और देखो तो 2 पाई रूट 1 अपॉन जी 1/l+1/r, ठीक है, ऐसा है 1/g 1/l+1/r, ठीक है। ये आया टाइम पीरियड जब l इज कंपेरेबल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बट अगर इफ l टेंड्स टू इंफिनिटी, इफ l टेंड्स टू इंफिनिटी तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट r/g, क्योंकि ये वाला टर्म तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म तो r ऊपर चल जाएगा, g नीचे आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 84 मिनट्स। ये होगा उसका टाइम पीरियड 84 मिनट्स। वो पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा 84 मिनट्स, मतलब अगर वो एक बार 84 मिनट्स में घूम रहा है तो घड़ी सिर्फ 2 सेकंड आगे बढ़ेगी, इतना टाइम पीरियड होगा उसका। This is how we calculate time period of a pendulum whose length is comparable with respect to radius of earth। और हमने यहाँ पे काफी सारे अप्रोक्सीमेशंस लिए। तो यहाँ तक अपन ने ये खत्म किया। अब मेरे बहुत सारे डिस्कशंस है, डिस्कशंस मतलब, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि जैसे अगर टाइम पीरियड है 2 पाई रूट l/g, तो मुझे एक चीज मालूम है, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस। और यहां से हमें यह भी फील होता है कि टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा।
यहाँ से हमें ये भी फील होता है कि टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा और वो घड़ी स्लो हो जाएगी, घड़ी स्लो हो जाएगी। यहाँ से हमें ये भी फील हुआ कि घड़ी स्लो हो जाएगी। ये बहुत सही, बहुत सही, बहुत मजा आया सर। टेम्परेचर बढ़ाने से घड़ी स्लो होती है, इसलिए हमें देखना गर्मियों में हमारी घड़ियाँ स्लो हो जाती है। हमारी नहीं, पेंडुलम क्लॉक की बात कर रहा हूँ। पेंडुलम क्लॉक मतलब आप समझ रहे हो, पुराने राजाशाही जमानों में जब क्लॉक बहुत लंबी होती थी ऐसी। अपनी जो आज वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम होता है, वो कोई पेंडुलम क्लॉक नहीं होता, वो पेंडुलम भी सेल के कारण चलता है। देखना कभी कभी वो पेंडुलम नहीं भी चलता है पर घड़ी चलती है, ठीक है ना। तो वो पेंडुलम क्लॉक नहीं है जो लकड़ी की बनाई जाती थी, इसलिए पेंडुलम क्लॉक लकड़ी की बनाई जाती थी, सच दैट कि उसमें जो पेंडुलम हो उतना बड़ा और घड़ी इतनी सी होती थी। लकड़ी की इसलिए क्योंकि टेम्परेचर का उसके ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि गर्मियों में अगर अति टेम्परेचर बढ़ जाए तो लकड़ी अच्छा तो भी इंसुलेटर जैसा काम करता है और वो इतना टेम्परेचर में डिफरेंस शो नहीं करता, इसलिए घड़ी पे उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं बताऊंगा, एक और पॉइंट भी लिख लो आप, इसका इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट लिखा रहा हूँ। इफ टाइम पीरियड if time period of clock based if time period of clock based on simple pendulum increases increases then clock will be slow, but if time period decreases then clock will be fast। ये तो मैंने बता दिया था और मैंने लिखवा भी दिया सुनहरे अक्षरों में, ठीक है। ये मैंने बताया भी था और मैंने अभी लिखवा भी दिया। अब देखो, अब टाइम पीरियड दो फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, एक चेंज इन एल और एक चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक चेंज इन एल, एक चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दोनों के चेंज हो रहा है। अगर एक बार सिर्फ लेंथ ही चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही, एक बार सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही चेंज हो रही, लेंथ चेंज नहीं हो रहा, एक बार दोनों चेंज हो रहा, तो टाइम पीरियड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा देखते। तो ये पॉइंट लिखो, इफ g remains constant g remains constant and delta l is change in length, then delta t by t into 100 is equal to half delta l by l into 100। हाफ इस वजह से आया, मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। देखो, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी, करेक्ट। तो आपने अगर इसको देखा या लॉग लिया, तो लॉग क्या होगा, लॉग टाइम पीरियड इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, प्लस लॉग रूट को क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं, एल बाई जी 1/2। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग टी लॉग 2 पाई प्लस 1/2 लॉग एल माइनस 1/2 लॉग जी, 1/2 लॉग जी। और अगर अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो जाता है, 1/t dt, कांस्टेंट तो जीरो, 1/2 1/l dl माइनस 1/2 1/g dg, करेक्ट। तो यहाँ से क्या फील हुआ, dt
अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2 dl/L माइनस 1/2 dg/g। अगर g कांस्टेंट है तो देखना dl/L इंटू हाफ इंटू 100, क्या ये परसेंटेज चेंज है? क्या ये परसेंटेज चेंज है? ये प्रूफ भी मैंने साथ में बताया और साथ में सॉल्व भी किया। तो यहाँ तक फटाफट लिखो थोड़ा सा। ये प्रूफ आपको एरर्स में सिखाया जाता है, और अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको समझा होगा, नहीं तो ये प्रूफ में कुछ भी नहीं है, अपन ने बस लॉग लिया और उसको डिफरेंशिएट किया है। यहाँ तक आपने लिख लिया क्या? अब आप इसमें एक और स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हो। एक और स्टेटमेंट कैसे? इफ L remains constant and delta G is changing in acceleration. Delta G is change in acceleration. Then delta T by T into 100 is equal to minus 1/2 delta G by G into 100, delta G by G into 100। यहाँ तक अपने को समझ में आया? क्योंकि अब देखो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। पहले अपन ने ये वाला टर्म जीरो रखा, बाद में ये वाला टर्म जीरो हो गया, क्योंकि डीएल जीरो है ना, वो चेंज ही नहीं हो रहा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ बोथ आर चेंजिंग। इफ बोथ आर चेंजिंग तो क्या होगा? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल माइनस 1/2 डेल्टा जी बाई जी, ये बहुत स्मॉल चेंज की बात हो रही है, इंटू 100। जब दोनों चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज होता है, जब दोनों चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं जो कि काफ़ी कम बार यूज होते हैं क्वेश्चन पेपर में भी, पर यूज हो गए तो इसके अलावा कोई और यूज नहीं होगा। आपको सीधा दे देगा परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1%। अब बताओ चेंज इन टाइम पीरियड कितना होगा? तो इस टाइप के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ से आपको ये फील आनी चाहिए कि कहीं पे भी आपको अगर क्वेश्चन में ये दिया रहा परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दोनों का परसेंटेज चेंज, तो आपको इस टाइप का ही फॉर्मूला यूज करना है। ये बात आपको यहाँ तक, मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई क्या? यहाँ तक अपन ने पढ़ा, और अब हम नेक्स्ट टाइप का पेंडुलम पढ़ेंगे जो कि इसी का सब पार्ट है। दैट इज, पहले अपन ने सिंपल पेंडुलम पढ़ा, अब अपन स्टार्ट करेंगे दैट इज कंपाउंड पेंडुलम। दैट इज कंपाउंड पेंडुलम। क्या होता है ये कंपाउंड पेंडुलम? देखो, ठीक है। तो कंपाउंड पेंडुलम मतलब किसी भी प्रकार का पेंडुलम, शेप कुछ भी हो सकता है, इसके अबाउट अगर हिंच कर दिया जाए तो ये पेंडुलम का टाइम पीरियड अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये है मान लो उसका सेंटर ऑफ मास, तो एक्चुअल में लेंथ हम ये लेते, ये है उसका सेंटर ऑफ मास, एक्चुअल में लेंथ हम ये लेते। मान लेते अगर हमने इसको घुमाया, घुमा दिया किसी भी एंगल थीटा, इसको अगर हमने घुमा दिया किसी भी एंगल थीटा पे, समझ गए हम यहाँ तक? अगर हमने इसको घुमाया किसी भी एंगल थीटा पे, तो हाउ वी विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? ये देखिएगा कि थीटा को हमने इस सेंस में घुमाया,
टॉर्क कैसा लग रहा है, mg, और ये है l। तो टॉर्क लग रहा है इसका -mg_l sin थीटा, where theta is small, for small theta। तो टाउ इज इक्वल टू -mg_l थीटा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये होगा I अल्फा -mg_l अपॉन नहीं थीटा। तो अल्फा क्या होगा, -mg_l अपॉन I इंटू थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर होगा mg_l अपॉन I। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√I अपॉन mg_l, 2π√I अपॉन mg_l। और I को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2π√, इसका सिर्फ फॉर्मूला ही है, इसमें सिर्फ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कैलकुलेट करना पड़ता, I सेंटर ऑफ मास प्लस md² अपॉन mg_l। इसमें और कुछ भी नहीं है, जिस पॉइंट के अबाउट पेंडुलम को हिंज किया रहता है उस पॉइंट के अबाउट आपको सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही फाइंड करना है। उस पॉइंट के अबाउट आपको सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही फाइंड करना है, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर इसमें बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसका क्वेश्चन आता है, इस पे आपने थ्योरी लिखा, इस पे एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको एग्जाम्पल। मान लेते ये डिस्क है, ये डिस्क, ठीक है, यहां से ये हिंज्ड है और ये डिस्टेंस r/2 है, ये m है, ये r है, ये डिस्क। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट, अब सीधा ही लिख सकते 2π√, डिस्क का टाइम पीरियड, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I_COM के अबाउट mr²/2 प्लस m r/2 का होल स्क्वायर अपॉन mg_r/2, mg_r/2, l तो l r/2 ही है ना, तो बस खत्म। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, l लिखा, खत्म टाइम पीरियड। आया कि नहीं आया समझ में? तो आपको इसमें किसी भी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, कई क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे आपको ये भी मिल सकता है। मान लेते, बताओ, ये स्क्वायर वायर फ्रेम है और वायर फ्रेम है, हर एक वायर का, हर एक रॉड का मास m है, लेंथ l है, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास बताओ, सॉरी इसके अबाउट टाइम पीरियड बताओ। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आए सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो और md² कर दो, सिंपल। आप कितने भी क्वेश्चन कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस आपको इस टॉपिक में अगर कंपाउंड पेंडुलम देखना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कैलकुलेट करते आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टाइप का पेंडुलम पढ़ेंगे अब हम, दैट इज टॉर्शनल पेंडुलम। लास्ट पेंडुलम है ये और 1 मिनट का ही है। देखो टॉर्शनल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम मतलब कैसा होता है, एक ऐसा वायर होता है जिसको आप अगर ऐसा घुमाओ तो ऐसा ऐसा घूमता रहता है। जैसे देखो ये x है, ये ऊपर y है, आप अगर इसको वायर को थोड़ा सा ऐसा घुमाओ ऐसा ऐसा है और ये ऐसा है, ये ऐसा 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 घूमता रहता है। ठीक है, समझ में आया ना? इसको अगर देखोगे भी तो आपको ऐसा दिखने लगेगा वो, ये है थीटा, ये है थीटा। तो आप जैसे ही थोड़ा सा देखोगे, ये इसको टॉर्शनल टॉर्क बोलते हैं, इसको टॉर्शनल टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, आप जैसे ही इसको थोड़ा सा देखोगे टाउ, इसको बोलते हैं -c थीटा। जैसे ही आप देखोगे इसको
थीटा ऐसे घुमा रहे तो टॉर्क वापस उसको अपनी पोजीशन पे लाने के लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टॉर्शनल वायर, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, टॉर्शन वायर। वो ये इनएक्सटेंसिबल भी होता है और जैसे ही घुमाते वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करता है। और इसको जैसे ही आप बोलते सी इज बेसिकली टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट। और इसको अगर अपन बोले आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा और अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी बाय आई थीटा, ठीक है, तो टाइम पीरियड इसका सिंपल हो जाएगा 2 पाई रूट आई बाय सी टाइम पीरियड। बाकी सबकी इसमें वैल्यूज दी रहती है, ठीक है, और इसमें कुछ अपने को खास एफर्ट्स करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा, इसका मैं एक क्वेश्चन आपको करवा भी देता हूँ, देखो एग्जाम्पल। जैसे एक डिस्क है, डिस्क मास है 200 ग्राम, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मेटल वायर से फिक्स है, अदर एंड इज दिस फिक्स फ्रॉम द सीलिंग, ऐसा है डिस्क, ठीक है। द डिस्क इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल एंड इज रिलीज्ड, मेक द टॉर्सनल, टाइम पीरियड इसका है 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड सी ऑफ वायर, मतलब टॉर्शनल कांस्टेंट आपको निकालना है। तो आप डिस्क का सेंटर के अबाउट आई क्या लोगे, पहले तो आप आई कैलकुलेट कर लो। आई होगा mr²/2। तो आई जैसे ही आपने कैलकुलेट किया, क्योंकि आपका फॉर्मूला सामने है, आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, सी पूछा हुआ है, तो आई क्या होगा mr²/2 और सी क्या हो जाएगा 4 पाई² बाय टाइम पीरियड का होल स्क्वायर। आप यहाँ से सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पाई² को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेना, 10 ले लेना। तो कैलकुलेट करके दिखाओ जरा मुझे, बताओ। जैसे ही आप इसका कैलकुलेशन करते हो आय का, तो मास कितना है 200 ग्राम है, मतलब 0.2 kg, इंटू रेडियस कितना है 25 इंटू 10⁻⁻⁴/2, तो 0.1, तो ये सीधा आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टाइम पीरियड तो उसने दिया भाई है, तो 4 इंटू 10 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻²। 4 और 4 खत्म, ये और ये कैंसल, 10⁻⁻², ये और ये पावर कैंसल, सॉरी 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 सॉरी। तो आप सीधा इसको ऐसा लिखोगे 0.25 kg/मीटर स्क्वायर/सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपका टॉर्शनल कांस्टेंट। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टॉर्शनल कांस्टेंट। यहाँ पे आपका पेंडुलम पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। मैंने आपको तीनों टाइप के पेंडुलम, 4 टाइप के इनफैक्ट पेंडुलम पढ़ा है, एक कंपाउंड पेंडुलम, एक टॉर्शनल पेंडुलम, एक क्या बोलते हैं उसको सिंपल पेंडुलम, और एक सेकेंड्स पेंडुलम। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में भी आया होगा, हर एक फॉर्मूले का इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। जैसे कि इसका इम्पोर्टेंस है कि इसमें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कैलकुलेट करना है। सेकेंड पेंडुलम में ये है कि एक बार घूमेगा तो 2 सेकेंड करेगा। टॉर्शनल पेंडुलम में बस ये वायर से अटैच्ड है उसका टॉर्शनल कांस्टेंट। तो फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।